हेलो फ्रेंड्स। माइक्रोमैथ्स पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं वो मध्य प्रदेश के भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अन्य एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों के बाद उससे संबंधित डिटेल चीज़ों को हम लोग इस मैप के माध्यम से समझेंगे। चलो तो चलते सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चलो तो पहला प्रश्न की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से ये पढ़ना कि कथन सत्य पूछा या असत्य पूछा। तो पहला कथन कह रहा है कि मध्य प्रदेश पूर्णतः भूअवस्थित राज्य है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी हुई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 कथन दिए हुए हैं और उसमें सत्य कथन को हम लोग बताना। तो मध्य प्रदेश पूर्णतः भूअवस्थित राज्य है और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी हुई। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य है। चलो सबसे पहले हम लोग मैप में चलते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसका आंसर देंगे। सबसे पहले मैप में अगर हम बात करें तो मैप में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे भारत में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की अगर स्थिति की बात करें तो पूरे भारत में मध्य प्रदेश, ध्यान रखना, मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश पड़ा है। ठीक है, इसको लघु भारत भी कहते हैं हम लोग, है ना, हृदय प्रदेश भी कहते हैं मध्य प्रदेश को भारत का। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इधर साइड आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में आपको इधर देखने को मिलेगा यूपी। ठीक है, यूपी देखने को मिलेगा, इधर मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ सीजी और नीचे मिलेगा आपको महाराष्ट्र। ठीक है, तो नीचे क्या मिलेगा आपको, महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, इधर मिलेगा आपको गुजरात। ठीक है, पश्चिम में मिलेगा आपको गुजरात और उत्तर में मिलेगा आपको कौन सा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है पूर्णतः, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है, ठीक है, वो पूर्णतः किससे लगी हुई होती है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की जो सीमा लगी हुई है वो पूर्णतः है 5 राज्यों से लगी हुई है। इधर आपका यूपी देखने को मिलेगा, यहाँ पे सीजी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा और इधर आपको कौन सा, पश्चिम में देखने को मिलेगा आपको कौन सा, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात देखने को मिलेगा और ऊपर मिलेगा आपको राजस्थान। अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश देखो चारों ओर से राज्यों से घिरा है, ना ही इसकी सीमा जल से लग रही है। भू अवस्थित का मतलब पूरा भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा राज्य जो पूरा था भूमि से घिरा हुआ है, मतलब क्या होगा कि भू अवस्थित राज्य कहलाएगा। इसकी किसी भी मध्य प्रदेश की सीमा कहीं पे भी जलीय सीमा नहीं लग रही है। अगर हम सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश की अगर सीमा की बात कर लें हम लोग, तो ध्यान रखना उत्तर में जो मध्य प्रदेश की सीमा का जो निर्धारण करती है वो चंबल नदी करती है, दक्षिण में ताप्ती नदी, और पूर्व में अगर हम देखेंगे तो कौन सा, मैकल श्रेणी इसका निर्धारण करती है, और इधर कौन सी, अरावली की पर्वत श्रेणियाँ और गुजरात। अरावली की पर्वत श्रेणी में पश्चिम में कौन, गुजरात इसका सीमा का निर्धारण करती है। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है इसका वो 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें तो 605 किलोमीटर। तो 870 किलोमीटर देखने को मिलेगा कौन सा आपका, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन की बात करें तो सबसे बड़ा पठार है आपका मालवा का, सबसे छोटा आपका बघेलखंड का, और आपका उत्तर में स्थित कौन सा, मध्य भारत का पठार। ठीक है, दक्षिण में आपका सतपुड़ा का पठार देखने को मिलेगा जिसकी सीमा महाराष्ट्र से लगी हुई है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आश्रित राज्य है, ये बात तो सही है। दूसरा अगर हम बात करें कि क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी हुई। तो हमने पांचों राज्य देख लिए कि मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगी हुई है, 5 राज्यों से। ठीक है, चलो अगर हम बात करें इसकी तो मध्य प्रदेश की सीमा किससे, देखो भू अवस्थित राज्य है और पूर्णतः किसकी सीमा जो लगी है वो 5 राज्यों से लगी है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सत्य। तो इसका सी आंसर क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसका जो दोनों कथन है वो क्या है, आपके सत्य है ना। क्योंकि दोनों कथन क्या हो जाएंगे, इसके सत्य हो जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश पूर्णतः भू-अवस्थित राज्य है ना। और लगभग इसके मध्य प्रदेश के अगर हम बात करें यहीं पे, ठीक है, तो 5 राज्यों से सीमा लगती है। जैसे सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो उत्तर प्रदेश के राज्यों से लगती है, लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा सीमा किसकी टच करती है तो राजस्थान की टच करेगी। सबसे कम जो सीमा लगती है वो किसकी, गुजरात की लगेगी। सबसे कम सीमा किसकी लगेगी मध्य प्रदेश से, गुजरात की लगती है। ठीक है, चलो, और सबसे बड़ा भौतिक विभाजन कौन सा आपका, मालवा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथन पर विचार करें। क्या है कथन, मालवा का पठार भौतिक दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। अभी हम लोगों ने देखे कि मालवा का पठार जो भौतिक दृष्टि से सबसे बड़ा पठार या सबसे बड़ा क्षेत्र रखता है। चलो, दूसरा, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में विंध्य श्रेणी और अरावली की मध्य विस्तारित है। तो सही बात है, ये विंध्याचल पर्वत और किसके, आपका विंध्याचल पर्वत और
आपका अरावली की पहाड़ी के मध्य में स्थित है कौन सा? आपका मालवा का पठार। चलो मैप में देख लेते हैं एक बार हम लोग, फिर इसके क्वेश्चन का आंसर देंगे हम लोग। चलो ये है मालवा का पठार, ठीक है। अगर मालवा के पठार की बात करें तो यहाँ से जो आपका विंध्यन पर्वत श्रृंखला है ना, जिसका पूर्वी विस्तार क्या है, कैमूर और भांडेर है विंध्यन पर्वत श्रृंखला का, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगी अरावली की पहाड़ी। तो अरावली की पहाड़ी और विंध्यन पर्वत श्रृंखला, क्योंकि अरावली की पहाड़ी कहाँ तक? दिल्ली तक फैली हुई, तो अरावली की पहाड़ी और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है कौन सा? आपका मालवा का पठार। मालवा के पठार की अगर हम बात करें तो इसको गेहूं का डलिया कहते हैं। मालवा के पठार की जो जलवायु वो सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा? फायान ने कहा है। फायान ने मालवा के पठार की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा। लगभग ये मध्य प्रदेश का 28% भाग को रखता है, और 28% भाग रखने के साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है, ठीक है। अगर मालवा की गंगा किसे कहते हैं? तो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। मालवा की अगर हम विस्तार की बात करें तो नर्मदा घाटी के किधर? उत्तर में, ठीक है। और अगर हम बात करें रीवा पन्ना और किसके? आपके बुंदेलखंड के कहाँ पे? पूर्व में स्थित है ये, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना मालवा और बुंदेलखंड की जो सीमा बनाती है वो चंदेरी बनाती है, ठीक है। मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो वो है सिगार, ठीक है। तो सिगार 881 मीटर जिसकी ऊंचाई है, सिगार सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। और मालवा की बात करें तो ये गेहूं का डलिया कहलाता है ना। और यहाँ पे काली मिट्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। काली मिट्टी भी 3 प्रकार की है ना। साधारण काली मिट्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी मालवा के पठार में, काली मिट्टी, ठीक है। जो कपास की खेती के लिए, वैसे कपास की खेती तो निमाड़ और किसमें? आपका खरगोन निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है, जिसको निमाड़ को हम लोग सफेद सफ़ेद सोना कहते हैं। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, पहला पॉइंट तो दिया हुआ है कि मालवा का भौतिक दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन रखता है? मालवा रखता है मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये बात तो सही है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम बिंद और श्रेणी और अरावली श्रेणी से घिरी, तो ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? आपके सत्य हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है, इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। गलत मिलान की पहचान करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? गलत मिलान की पहचान करें। तो पहला दिया यहाँ पे सिगार। सिगार क्या है? तो ये चोटी है और ये क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। भौतिक विभाजन दिया हुआ है। तो सिगार क्या मालवा की सबसे ऊंची चोटी? तो सही बात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881, ठीक है। यहीं पे मालवा में ही देखने को मिलेगा हमको, धजारी चोटी भी मिलेगा मालवा में, ठीक है। सिगार भी मिलेगी यहीं पे, ठीक है। अगली बात करते हैं सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा की अगर हम बात करें तो ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, ये भी सही बात है। वैसे तो ये कैमूर और भांडेर में आता है, लेकिन हम लोग कहेंगे सिद्ध बाबा जो का है आपकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कहाँ की? आपकी बुंदेलखंड की। इसके बाद धूपगढ़ की बात करें, धूपगढ़ बघेलखंड में है। तो ये गलत पहचान करना, हमको गलत पहचान करना। तो धूपगढ़ बघेलखंड में नहीं है, धूपगढ़ कहाँ पे आएगा? आपका सतपुड़ा में। और चौरागढ़ भी कहाँ पे? सतपुड़ा में। 1350 मीटर जो है वो सतपुड़ा है। दूसरे नंबर पर आपका आएगा कौन सा? 1272 के लगभग, या 1372 मीटर के, मतलब 1350 तो ये हो जाएगा। तो 1272 या 1226 के मीटर के लगभग में आती है दूसरे नंबर पर चौरागढ़। और तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी? आपकी आपकी सिद्ध बाबा, ठीक है। फिर कौन सी आएगी? आपकी सिगार। तो सिगार आपका मालवा का सही है, सिगार सही है, ठीक है। सिगार सही हो जाएगा मालवा का। सिद्ध बाबा बुंदेलखंड की सही हो जाएगी। धूपगढ़ वाला गलत है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। चौरागढ़ आपका सतपुड़ा में, ये बिल्कुल सही है, महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या कौन सी? आपकी चौरागढ़ ही है। चलो इसके बाद चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। सही कथन की पहचान करें। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताना, सही कथन की पहचान करना। अगर हम बात करें यहाँ पे दक्षिणी सीमा कौन? तो ताप्ती नदी बनाती है, ये कह रहा है। अगला कह रहा है कि सही कथन की पहचान करना। चंबल उत्तरी सीमा बनाती है, नर्मदा नदी पश्चिमी सीमा बनाती है, और सोन नदी पूर्वी सीमा बनाती है। तो इसमें कौन से कथन सत्य हो सकते हैं हम लोग ये देखते हैं। चलो एक बार मैप में देख लेते हैं हम लोग सारी चीज़ों को। यहाँ पे मैप की बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश का पूरा भौतिक विभाजन है। अगर हम बात करें उत्तरी सीमा की, तो उत्तरी सीमा अगर हम बात करें तो जो चंबल नदी है, ठीक है, राजस्थान की सीमा बनाते हुए इस प्रकार से यमुना नदी में मिल जाती है। तो उत्तरी सीमा का निर्धारण तो कौन करेगी? चंबल नदी करेगी, ठीक है। और दक्षिणी सीमा की जो निर्धारण करती है, जिसमें महाराष्ट्र में लगी हुई है, तो दक्षिणी सीमा का निर्धारण वो करती है कौन? ताप्ती नदी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती? तो यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा जो बनाती है वो जामनी नदी बनाती, ठीक है। अगर जामनी नहीं दिया रहेगा तो क्या होगी? बेतवा। ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो ये सहायक होती है किसकी? बेतवा की, जामनी नदी, ठीक है। इधर पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में ध्यान रखना अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पे अरावली की पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जो पश्चिमी सीमा का निर्धारण करेगी। यहाँ मैकल श्रेणी है, ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार के मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो उत्तर में तो चंबल, दक्षिण में ताप्ती, और इधर जामनी, और यहाँ पे कौन हो जाएगी आपकी? ध्यान रखना मैं अरावली की पर्वत श्रेणी है, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया हमारा। क्वेश्चन पूछा गया है
कि निम्न में से सही कथन की पहचान करें। तो कौन सा सही कथन होगा, तो ध्यान रखना ताप्ती नदी तो दक्षिण सीमा का निर्धारण करती है और चंबल उत्तरी सीमा का, ये दोनों कथन सही है, ए और बी। बाकी ये दोनों कथन कौन है, गलत है। ये नर्मदा नदी जो है वो यहाँ पे नर्मदा और सोन दोनों नदियों का उद्गम जो होता है वो अमरकंटक से होता है, ठीक है। और दोनों नदियों का, एक और नदी यहाँ पे जोहिला, तीनों नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर मालवा के पठारों किसके मध्य से बहती है, सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी के मध्य से बहती है, ठीक है, नर्मदा का पठार, ठीक है। और यहाँ पे सोन नदी की बात करें तो ये सोन नदी सीधे गंगा में जाकर मिल जाती है, एकमात्र नदी है, ठीक है, सोन नदी, ठीक है। चलो, तो इसका सही आंसर होगा ए और बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन क्या है, असत्य है, असत्य को पहचानना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मालवा का पठारी भाग काली मिट्टी से ढका है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि मालवा का पठारी भाग काली मिट्टी से ढका हुआ है, पहला कथन है। दूसरा कथन, काली मिट्टी कपास गन्ना सागौन के लिए उपयुक्त है, ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन, मध्य प्रदेश में चावल का उत्पादन जलोढ़ मिट्टी में होता है। चलो, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, मालवा के पठार की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मालवा के पठार के साथ हम इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। तो ये मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार पूरे मध्य प्रदेश का लगभग कितना है, 28% है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, पूरा काली मिट्टी। काली मिट्टी भी तीन प्रकार की, पहली होती है आपकी साधारण, दूसरी होती है आपकी छिछली, और तीसरी होती है गहरी काली। तो गहरी काली तो ये नर्मदा घाटी के किनारे से मिलेगी, मध्य में आपका साधारण काली मिट्टी मिलेगी, और कुछ आपकी छिछली मिट्टी ये निमाड़ वाले क्षेत्र में मिलेगी देखने को, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम मालवा के पठार की बात करें तो यहाँ पे हमारा कथन कह रहा है कि जो मालवा का पठार है गहरी काली मिट्टी से ढका हुआ है, तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा कथन कह रहा है कि जो काली मिट्टी होती है यहाँ पे सागौन पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे होशंगाबाद क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सागौन का क्षेत्र है वो कौन सा, आपका बोरी घाटी, ठीक है। तो वो होशंगाबाद में देखने को मिलेगा हमको, बोरी घाटी, ठीक है। सागौन भी काली मिट्टी में पाया जाता है, और कपास की खेती भी कहाँ की जाती है, आपका काली मिट्टी में। तो ये कथन तो हमारा पहला सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा क्या कह रहा है, देखो तीसरा कथन कह रहा है हमारा, तीसरा कथन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में चावल का उत्पादन जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी में। तो पहले अगर हम बात करें जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में, तो जलोढ़ मिट्टी जो देखने को मिलेगी हमारे मध्य प्रदेश में, ये मध्य भारत के पठार में देखने को मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ देखने को मिलेगी, मध्य भारत के पठार में। और यहाँ पे ये बघेलखंड का पठार है, यहाँ पे देखने को मिलती है हमको लाल पीली मिट्टी। और इसी लाल पीली वाली मिट्टी क्षेत्र में, बघेलखंड के क्षेत्र में कौन आता है, आपका बालाघाट। तो इस बालाघाट में जो लाल पीली मिट्टी होती है, इस लाल पीली मिट्टी में चावल का उत्पादन किया जाता है, और यहीं पे लेटेराइट मिट्टी भी देखने को मिलेगी हमको बालाघाट। तो चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो लाल पीली मिट्टी में किया जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे कौन कौन से कथन हमारे सत्य हैं ये हमको बताना है, सॉरी असत्य पहचानना है। तो असत्य पहचानना, तो पहला कथन तो दिया है कि मालवा का पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, सही बात है, मालवा का पठार काली मिट्टी से ढका है। दूसरा, काली मिट्टी कपास गन्ना और सागौन के लिए उपयुक्त है, ये भी सत्य है। अगला, जो मध्य प्रदेश में चावल का उत्पादन है ये जलोढ़ मिट्टी में होता है, ये गलत है। जलोढ़ मिट्टी आपका उत्तरी क्षेत्र में होता है, जो आपका तिलहन वाले फसल के लिए, जैसे कि अलसी हो गया, ठीक है, अलसी हो गया, सरसों हो गया, इनके उत्पादन के लिए, गन्ना हो गया, इनके उत्पादन के लिए प्रमुख है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और सबसे उपयुक्त तो मिट्टी भी माना जाता है कौन सा, जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है, ध्यान रखना, सी वाला। कौन सा कथन असत्य है, सी वाला। बाकी दोनों कथन क्या है यहाँ पे, सत्य है। चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, छठवां क्वेश्चन, मालवा की जलवायु को किसने सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, ठीक है। अगर हम जलवायु की बात करें तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है मध्य प्रदेश में। किस प्रकार के, समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसको हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मालवा के निकट से कौन सी कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा, कर्क रेखा नर्मदा सोन घाटी से होकर गुजरती है और मालवा के निकट से। तो यहाँ मालवा पर भी जो जलवायु पाया जाता है वो सम सम जलवायु पाया जाता है, समशीतोष्ण जलवायु पाया जाता है। समशीतोष्ण जलवायु का मतलब है ना तो गर्मी में अधिक गर्मी होगी और ना ही ठंडी में अधिक ठंडी होगी। तो जो हैंसांग चीनी यात्री थे, इन्होंने मालवा की जलवायु को क्या कहा, सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, ठीक है। तो हैंसांग ने कहा कि फाइयान ने कहा, ये आप लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फाइयान ने कहा, ये हैंसांग नहीं होगा, फाइयान होगा, ठीक है, फाइयान ने, ठीक है। जब ये क्या हुआ था, महिष्मती के, ना महिष्मती जैसे उज्जैन के लिए ये आया था, ठीक है। तो महिष्मती उज्जैन के लिए जब ये आया था तो उज्जैन से ये मालवा की ओर गया था, और मालवा में जब ये इन्होंने कार्य किया तो, है ना, मालवा में जब इन्होंने कार्य किया तो इन्होंने देखा कि जो यहाँ पे ना तो अधिक गर्मी है और ना तो अधिक ठंडी है, इसलिए इन्होंने मालवा की जलवायु को क्या कहा, सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, ठीक है। आप इसको एक बार और क्लियर कर लेना, हैंसांग की फाइयान है, ठीक है। मुझे जो ध्यान आ रहा है वो फाइयान है। चलो, अगली बात करते हैं हम लोग, गेहूं की हांडी के नाम से
प्रसिद्ध पठार कौन सा? तो गेहूं की हांडी के नाम से प्रसिद्ध पठार कौन सा? मालवा है, या नर्मदा सोन घाटी, या मध्य उच्च प्रदेश है, या सतपुड़ा है? तो गेहूं की हांडी की बात करें, गेहूं का दलिया तो किसको कहते हैं हम लोग? मालवा को। नर्मदा सोन घाटी को गेहूं की हांडी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन यहीं पे होता है, होशंगाबाद और हरदा में। ठीक है। मध्य उच्च प्रदेश में क्या कहते हैं हम इसको? सरसों की हांडी कहते हैं। और सतपुड़ा में क्या होगा? तो सतपुड़ा में अधिकतर हम लोग देखते हैं तो जो मोटे अनाज होते हैं इसका उत्पादन होगा सतपुड़ा में, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो कुछ क्या होगी आपकी, कुछ मिट्टी तो आपकी लाल पीली का मिश्रण, मतलब मिश्रण का यहाँ पे कुछ मिट्टियाँ प्रमुख रूप से पाई जाएगी, मिश्रित मिट्टी। ठीक है। चलो, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गेहूं की हांडी के नाम से, तो वो मालवा और गेहूं क्या मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल भी है, ध्यान रखना। चलो, तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा सोन घाटी। ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं हम लोग, सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी? तो इसका सही आंसर होगा, वो होगी चंबल। चंबल जो है वो मध्य उच्च प्रदेश में बहती है, मध्य उच्च प्रदेश मतलब उत्तरी भाग में। ठीक है। चंबल नदी की अगर हम बात करें तो चंबल नदी, ध्यान रखना, महू इंदौर से इसका उद्गम होता है। जाना पाव की पहाड़ी महू इंदौर से इसका उद्गम होता किसका? चंबल नदी का। ठीक है। 965 इसकी लंबाई है, दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है ये मध्य प्रदेश की। ठीक है। नर्मदा के बाद इसी का नंबर लगता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो चंबल नदी है, ठीक है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा भी बनाती है। ठीक है, चंबल नदी। और कहाँ जाकर मिल जाती है? यमुना में। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भी हो जाएगी चंबल नदी। ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं बेतवा नदी। तो बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ठीक है। और ताप्ती नदी की बात करें तो ये नर्मदा के समांतर पश्चिम की ओर बहती है। और बैनगंगा एकमात्र नदी जो हमारी दक्षिण की ओर बहती है, इसको हम बालाघाट की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है। चलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, क्या कह रहा है ये? निम्न कथनों पर विचार करें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कान्हा में तथा बाघ घनत्व पन्ना में पाए जाते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं। केवल पहला सत्य है, केवल दोनों सत्य हैं, कोई नहीं है, और केवल बी। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बाघ कान्हा में तो पाए जाते हैं, लेकिन बाघ घनत्व जो पाया जाता है वो पन्ना में नहीं, वो पाया जाता है कहाँ पे? बांधवगढ़ में। तो सबसे ज़्यादा बाघ घनत्व जो देखने को मिलेंगे हमको बांधवगढ़ में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं, ये कथन सत्य है। तो क्या होगा इसका आंसर? केवल बी होगा। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कान्हा की। कान्हा की बात करें तो सबसे पहले यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ। ठीक है। बंजर और आपका बंजर घाटी यहीं पे, बंजर और सुरपान नदी यहीं पे देखने को मिलेगी। बामनी दादर व्यू पॉइंट यहीं पे देखने को मिलेगा हमको, बामनी दादर व्यू पॉइंट। मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ 1974 में। ठीक है। तो ये आपका पन्ना रेप्टाइल पार्क के नाम से जाना जाता है। पन्ना कहाँ पे? तो पन्ना और छतरपुर में। और कान्हा कहाँ पे? तो ध्यान रखना, मंडला और बालाघाट में देखने को मिलेगा आपका कान्हा। चलो, 10वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। तो 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? ध्यान रखना, 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या, ध्यान रखना। चलो, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलो मैं बता दूंगा कौन कौन से ऑप्शन। तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं 10वें क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश किस फसल उत्पादन के लिए मुख्यतः सर्वाधिक फसल का उत्पादन होता है जो कि खाद्यान्न की फसल की श्रेणी में शामिल है? तो ये क्वेश्चन पिछले बार पीएससी में आया और अधिकतर बच्चों ने इसको गलत कर दिए। ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन गलत होने का कारण क्या है कि हमारे यहाँ पे जब छत्तीसगढ़ शामिल था तो हम लोग चावल का उत्पादन कर रहे थे, और एक हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल जो है वो राष्ट्रीय फसल का राजकीय फसल का दर्जा दे दिया हमने सोयाबीन को। तो इस कारण से क्या है, बहुत सारी क्वेश्चन में ये मिस्टेक होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है एमपीपीएससी में, तो आप लोग इसका आंसर देंगे कि मध्य प्रदेश किस फसल के उत्पादन के लिए मुख्यतः सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन करता है। ठीक है, मतलब प्रमुख फसल कौन सी मध्य प्रदेश की, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। चलो, तो इस प्रकार से हम लोग उन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करें। इस प्रकार से हम लोग डेली क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना। आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।